सतीश रे इन द हाउस। लोग समझते हैं कि जो आप हैं वो आप एक दिन में बन गए। कई बार मेरे को लगता है कि मैंने जो पाया उसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। मेरे को लगता है कि मैं लूज़र हूँ। जिन प्रोडक्शन हाउसेज में आज मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ उन प्रोडक्शन हाउसेज में मैं गार्ड द्वारा वहाँ से भगा दिया गया हूँ। अच्छा। ऐसी कॉमेडी, भद्दापन, गाली गलौज, अल्फा पांडे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको लगता था कि मैं नज़र नहीं मिला पाऊंगा। वो तो घर से निकलना उन्होंने ऐसा बंद कर दिया था कि कोई पूछ लेगा कि इन्हीं का बेटा है ना। ऐसा होता नहीं था, लेकिन पापा की नज़र में ऐसा होता था कि शायद उसने मेरा नाम खराब कर दिया है। What do you think of नेपोटिज्म? हाँ, नेपोटिज्म हर्ट्स। अरे भाग ना, नो। अरे क्यों भाग रहा है? आउट। अरे कर, अरे अबे इंस्टिगेशन इज माय पर्पस टुडे। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने उम्र के दोगुने इंसान से दोस्त बनूंगा। अच्छा, मैंने देखा है बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज में। हाँ, ये करते हो आप। लोग बोलते हैं ओह ही शॉट मिड स्क्रीन में तो डैम। ओह यस, टॉक टू माय मैनेजर राइट। वो क्रिकेट में फिर मैं जीत गया, मैदान छोड़ के भाग गए इसका। Satish in the house. Welcome. अल्फा पांडे, ईमानदार शर्मा, कंटेंट क्रिएटर, राइटर, एक्टर, इंजीनियर, टॉपर, सन, ब्रदर, लवर, ऑफ कोर्स। Genuinely, I'm a big fan. Thank you so much, sir. Of Abhishek. नहीं, I have to say कि बहुत मुझे बुरा लगता है आपके लिए। हाँ। सच्ची में मुझे बुरा लगता है कि आप मतलब इतने सक्सेसफुल हो गए। Enjoy करना आपके इतने फैंस हैं, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं या कमाएंगे, वो तो डेफिनेटली बात है। जहाँ पर जाते हैं आपकी वाहवाकार हो जाती है। घर भी ले लिया आपने, मैंने सुना। वो घर भी लेना पड़ा ना। सो आई एम सॉरी। और मेरा एक सिक्स सेंस है, मैं अपने बारे में नहीं लेकिन मैं इंट्यूशन मेरा बहुत तगड़ा है। मैं फ्यूचर के बारे में, लोगों के बारे में बता सकता हूँ और मुझे यह यकीन है कि बहुत जल्द आप बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमा देंगे। यू विल बी अ सुपरस्टार, वहाँ पर भी आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगी। सो आई एम वेरी सॉरी, बट ऑन अ सीरियस एंड जेन्युइन नोट, ओनली लव एंड एडमिरेशन। आपसे बहुत कुछ सीखना है और अभिषेक से भी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्यार है। इन्होंने हमारा जोक का रेफरेंस यूज किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। ये सीखना है। सतीश रे इन द हाउस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आप विशाल आर पर आए। या विशाल आर, नाइस। विशाल आर, मैंने आपका पहला पॉडकास्ट देखा जाकिर खान के साथ और काफी सही कर रहे हैं अभी तो। थैंक यू यार। आपके पास अगला बड़ा स्टार भी आ ही चुका है ना? अगला क्या, जाकिर भाई से मैंने बात ही की थी कि सतीश इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप आ जाओ, तो वो आ गए। फिर वो बोल रहे थे कि यार जब सतीश भाई आएंगे तो बुला लो, कुछ सीख लेंगे उनसे। तो आए जाकिर भाई, बैठे रहिए। बहुत प्यारे इंसान है जाकिर। थैंक यू वेरी मच जाकिर भाई, आपने फर्स्ट एपिसोड इतना धमाकेदार हो गया है आपकी वजह से। बट भाई ऑन अ सीरियस नोट, ठीक पकड़ा मैंने वो जोक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं फंस गया ना। अरे यार मैं कितना रिहर्स कर रहा था। एग्जैक्ट टाइमिंग थी आपकी। बिहार में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है छपरा से करीबन 1 घंटे की दूरी पर शायद आपका गांव है और था। हाँ। वहां से लेकर विशाल आर तक नहीं, बल्कि जो आपके पंचायत 2 और जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे जो कैरेक्टर्स और सक्सेस जो आपने पाई है, जल्दी से उस जर्नी के बारे में कुछ एक जिक्र हो जाए। तो ऐसा ही है। अभी तो जैसे मेरे गांव से शहर आने में 1 घंटे लगते हैं, लेकिन पहले एक टाइम पे 2-2.5 घंटे भी लगते थे और बिल्कुल हम सुदूर गांव में थे। और मैं कभी बार सोचता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे और ऐसे पला बड़ा हूँ
वो जो इंसान पला बड़ा था और वो जो कुछ मैंने देखा था वो मैं ही था, क्योंकि अब तो फिर से नहीं होगा। कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जर्नी फिर से तो नहीं होगी अब। तो कई बार सोचता हूँ ना कि अचानक से बहुत 4-5 साल 6 साल कंफर्टेबल हो गए अपने जोन में, अपनी जगह पे, तो पुराने टाइम अब को याद करने का वक्त आ गया। मैं 30 का हूँ, तो अब मेरे को थोड़ा सा ज़िंदगी के दो दो मुँहे पे हूँ। अब आगे की ज़िंदगी जीने से पहले पीछे को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो बड़ा अजीब लगता है कि क्या ज़िंदगी जी है मैंने, क्या ये मैं ही था जो मैंने ये सारी चीज़ दी। क्योंकि कई बार लगता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं रिएक्ट करता जो उस समय ऐसा हुआ है। मैं ऐसा क्यों डर रहा था, मैं इतने डर डर के क्यों जिया। तो बहुत अलग लगता है कि अगर मैं ये पर्सन आज हूँ, अगर फिर से जाऊँ तो शायद कुछ अलग तरीके से जीऊँ। लेकिन यही होता है कि आपको जो इंसान बनना होता है उसके लिए आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जीना पड़ता है। तो क्या कुछ स्ट्रगल स्टोरी भी बताऊँ इसमें? नहीं, स्ट्रगल की कहानी नहीं चाहिए मुझे। हाँ। स्ट्रगल की कहानी तो सबकी है, चाहे वो पाली हिल में रह रहे हैं, चाहे वो पाली हिल वालों का अलग स्ट्रगल है। हाँ। इंस्टिगेशन इज माय पर्पस टुडे। अरे यार, गुलजार साहब के आसपास रहना पड़ता है। मिले आप फाइनली उनसे? मैं नहीं मिला। वो पर्पसली आज भी नहीं मिल रहे? नहीं, मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मिल जाऊँ। अब कैसे मिलूँ ये नहीं पता मेरे को। एक टाइम पे कविता तो लिखी थी कि मैं गुलजार से नहीं मिलना चाहता, और अपना ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम मैंने गुलजार के फैंडम में गुजारा है, और मेरे ख्याल से मैं उनका जितना बड़ा फ़ैन रहा हूँ शायद किसी का नहीं रहा। अभी लगता है कि मैं बहुत पछताऊँगा जब वो नहीं रहेंगे और मैं नहीं मिल पाया उनसे। तो मैं कई बार पाली हिल इसीलिए आता हूँ कि मतलब 5-6 बार तो आ चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में। और गुलजार साहब का जो सफ़ेद बंगला है, वहाँ पे बस उनके दरवाजे के सामने खड़ा होकर जो उनका बालकनी वाला जो कमरा दिखता है, उसको एक बार देख के ऐसे वहाँ पे खड़े होके एक गाना सुन के उनका कोई थोड़ा फील करके चले जाना। बड़ी स्टॉकर टाइप वाइब आ रही है आपसे इस वक्त। नहीं, अब स्टॉकर कुछ नहीं है। लोग जाते हैं पाली हिल, बिल्कुल, उनके देखते हैं लोगों का घर के, ये इनका बंगला है, उनका बंगला है। अब उसमें वही बात है कि मैं छत पे भी चढ़ जाता हूँ। मुझे मालूम था, मैं देख रहा था और स्माइल थी। बिल्कुल नहीं, मैं स्ट्रगल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक लोगों को ये पता लगना चाहिए, हम सब के, आई मीन लोग समझते हैं कि जो आप हैं वो आप एक दिन में बन गए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार मेरे को लगता है कि मैंने जो पाया उसके लिए मैंने मतलब उसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। तो उसको मेरे को लगता है कि मैं लूज़र हूँ अभी तो खैर एक्सेप्टेंस हो रहा है, थोड़ा एक्सेप्टेंस हो गया कि हाँ लूज़र ही हूँ, ज़्यादा और मत सोचो। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बहुत मजेदार होने वाली है यार ये वाली। तो ये बात बार बार आता है ना कि यार मैं जो करना चाहता था, ये दुनिया को तो नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता था। मेरे टाइमलाइन पे वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई, कितना हुआ, दुनिया को तो लग रहा है अरे वाह अच्छा कर रहा है, तालियां। तो भाई क्या दुनिया को जो लग रहा है वही मैं हूँ, या फिर जो मैं होना चाहता था वो मैं हूँ? तो उसकी लड़ाई में बहुत ऐसा लगता है कि मैं कहीं पीछे हूँ। तो मुझे लगता है जब कुछ है ही नहीं एग्जिस्टेंस जिस चीज़ के मैं पीछे हूँ, तो क्यों ना मैं सोचूं कि मैं दुनिया के हिसाब से ही हूँ, कि जो दुनिया सोच रही है कि अच्छा कर रहा है तो हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस बीच बीच में आ रही है कि बीच अभी वो जो मैंने रिसेंटली घर में अपने एंटर किया, वो घर बनाया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मेरे को था कि क्यों डालूं यार, मैं ये फोटोज़ नहीं डालना चाहता मैं, है ना, मैं घर में रह रहा हूँ, इट्स प्राइवेट। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, मैं जब दिल्ली में रहा करता था, कॉलेज में पढ़ा करता था, फरीदाबाद। हाँ, और मैं यूट्यूब पे लगातार पूरे दिन इंटरव्यूज़ देखता था। मैं बस एक बंदा ऐसा ढूंढ रहा था जो मेरे जैसा है, मतलब कि मेरे जैसा, मेरी जगह बिहार से आया है, वैसे गांव से आया है, और उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं और उसे पढ़ाई करनी है और उसको अलाउड नहीं है कुछ करना, और वो कुछ कर गया है क्या, तो मैं कुछ इंस्पायर हूँ। और अनलक्कीली और लकीली मुझे कोई नहीं मिला वैसा, ब्लूप्रिंट नहीं था। हाँ, कोई नहीं मिला मुझे ऐसा। जो अगर कोई मिलता था बिहार का तो फिर वो समृद्ध होता था, अगर
मिलता भी था किसी और मेरे तरीके का, तो उसके पापा मम्मी सपोर्ट करते थे और पैसे वाले होते थे। अच्छा, तो मेरे को लगता था कि कहीं से भी मेरी अपनी कहानी नहीं मैच हो रही है ना। तो ले तो इंस्पिरेशन किससे ले, तो फिर रास्ता किससे देखें? हाँ, तो फिर मुझे लगा कि अपना पोस्टर बॉय खुद ही बनना पड़ता है वाह। इंसान को। तो वो मैं बना, और फिर मुझे लगा कि ये जो टाइम है ना, इस फोटोज को डालने का कोई मतलब होना चाहिए कि मैं ये क्यों डाल रहा हूँ, और ये क्या मैं किसी ऐसे ही किसी एक दिल्ली या बिहार में बैठे सतीश को इंस्पायर कर पा रहा हूँ या कोई और नाम, है ना। तो मुझे लगा कि लेट मी इंस्पायर देम। रियली? हाँ, जेन्युइनली यही रीजन? हाँ, जेन्युइनली मतलब ये रीजन है। एक वैलिडेशन का रीजन नहीं है? नहीं, वैलिडेशन का रीजन नहीं था। मेरे को था कि मैं 6 साल पहले सच में बहुत बुरी स्थिति में था, और मैं यही सोच रहा था कि काश मेरे को महीने के 5, 8, 10 हज़ार भी हो जाते ना, तो मैं बस गुजारा कर लेता। मैं नेरुल में से दूर उल्वे में रह रहा था 5-6 लोगों के साथ, और मुझे कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास पैसे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात कि कहना नहीं पसंद, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं था मेरे पास, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, और वो बुरा लगता है बाद में। नॉट इवन पेरेंट्स? नो, पेरेंट्स तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। पापा तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गए थे, और भैया को बोल बोल के कि उसको बुलाओ, बात ही नहीं करते थे, और इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। तो एक तरीके से ऐसा होता था कि मैं वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा था, आज चले जाऊँ वापस, कल चले जाऊँ वापस। तो उस समय मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुंबई में सेटल होऊंगा। और मैं जब मुंबई में आता था ना, वहाँ से 3 घंटे ट्रेन पकड़ के, और बहुत सारे तरीके से, उतना आसान भी नहीं था उल्वे से आना, नेरुल 45 मिनट लगते थे फिर उधर से आना। तो जब मैं मुंबई के घर देखता था, इवन कहीं दूर का ही देख लिया मैंने, मलाड का या गोरेगांव का, कोई भी एक छोटा सा फ्लैट देख लिया, बारिश हो रही, मैं कितने लकी है लोग जो मुंबई में रह रहे हैं, इनको इतने दूर से नहीं आना पड़ता, और इनके पास कुछ ऐसा रोज़गार है जिसकी वजह से मुंबई में रहते हैं, और ये बारिश को एंजॉय करते हैं, ये ठुमरी सुनते हैं, और बहुत सारे तरीके से जब बारिश आती है तो ये मज़े करते हैं ये लोग, है ना। तो मेरे को लगता था मेरे को भी करना है यार, मतलब मेरे को मुंबई में होना है, और मुझे पता था कि एक दिन मैं होऊंगा और सब कुछ सेटल रहेगा। ये था आपके दिमाग में? हाँ, कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस था। जब मैं धक्के भी खा रहा था, गार्ड्स के पास जाना, सर ये रिज्यूमे है, मेरे को एडी करना है, और गार्ड अंदर नहीं जाने देता था। हर प्रोडक्शन हाउस गया हूँ मैं, जिन जिन प्रोडक्शन हाउसेज में आज मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ, उन प्रोडक्शन हाउसेज में मैं गार्ड द्वारा वहाँ से भगा दिया गया हूँ। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल पूरे होते हैं जर्नी में, मैं उन पे ध्यान भी नहीं देता कि अच्छा ये यहाँ पे था मैं एक टाइम पे, आज कोई और है यहाँ पे, कोई और वक्त है। लेकिन मेरे को था कि ये वक्त बदलेगा, और जिस दिन बदलेगा, और ऐसा था कि मेरे को, मेरा स्ट्रगल था कि मैं मुंबई से जाऊँ ना यार, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं जा चुका था वापस। अच्छा। 2017 में आया था, मैं नौकरी छोड़ के आया था, और बहुत मुश्किल था कि पापा को बताना कि मैं ये नहीं करूँगा नौकरी, अब हो गया, है ना। कौन सी नौकरी थी? आईटी की नौकरी थी, क्वालिटी एनालिस्ट था मैं, और वो भी इसलिए था क्योंकि इंजीनियरिंग की थी। मेरा इंजीनियरिंग भी मुझे नहीं पता था मैंने कैसे कर गया। और वहाँ पर भी आप तो नंबर, बहुत अच्छे नंबर आए ना? इंजीनियरिंग से पहले अच्छे नंबर आए थे, इंजीनियरिंग में भी मैं पास हो बहुत अच्छा हो जाता था। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था मैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाता था। मुझे नहीं पता मैंने कैसे इंजीनियरिंग कर ली। मेरा मन था कि हर साल मेरा मन करता था ड्रॉप कर दूँ, है ना, क्योंकि मेरे को लगता था मैं मुंबई लेट बहुत पहुँचूँगा, है ना। और मैं देखता था बहुत कम उम्र में लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिर वो 4 साल पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन था, तो वो भी चुकाना है। अब बाप पे तो छोड़ के भाग ही नहीं सकते ना। अच्छा, एजुकेशन लोन था? हाँ, उस पे था। तो फिर नौकरी, एक कैंपस सिलेक्शन में बैठा, हो गया, और की नौकरी की अब 6 महीने करूँगा। और उसमें सैलरी क्या थी? 35,000 स्टार्टिंग थी उसकी, है ना, कट कुट के 35,000 आती थी, अच्छी सैलरी थी। हाँ, काफी अच्छी थी। मुझे तो मतलब इंजीनियर था, और अच्छी मैंने कंपनी क्रैक की थी उस समय। और उसका जो इंटर्नशिप का 6 महीने था वो भी 18-20 हज़ार आते थे, तो सही लग रहा था मेरे को। लेकिन जो पहला मंथ का जो भी पैसा आया ना, शायद 18-20 हज़ार भी नहीं, 10-12 हज़ार, उसमें से कुछ तो पार्टी कर ली, और 6 हज़ार बचे। मैंने कहा तुरंत मैंने मुंबई की टिकट बुक कराई। अच्छा। और मैं पहली बार मुंबई फ्लाइट से आया। मैं मुंबई, वो आपकी पहली फ्लाइट थी? हाँ, लाइफ की पहली फ्लाइट भी थी। और मैं जब
मुंबई आया ना तो मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माशूका के पास आया हूँ, जिसको मैंने इतने सालों से चाहा है कि मैं एक दिन मुंबई में रहूँगा, पूरी ज़िंदगी चाहा है। और जैसे मैं टैक्सी में बैठा, मेरा मन था कि मैं जी भर के देख लूँ मुंबई, अच्छा। कि ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे लोग जो मैंने देखे हैं, ये तो फिल्मों में दिखते हैं, ऐसे ही कपड़े तो पहनते हैं, अरे ऐसे ही इसमें तो गुजराती भी है, मराठी भी जो है। आपने हाँ इन्विजिज किया था, जो हाँ आपने सोचा हाँ, था कि ये है। बसों में वैसी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कि सब कुछ तो यार, ये मैं तो फिल्म सेट पे हूँ यार, ये क्या क्या सपनों की ज़िंदगी है। जैसे ही मैं आया और तभी टैक्सी वाले ने बोला कि अरे भैया मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, फ़ोन मेरा ठीक कर दोगे क्या, मेरे बीवी का कॉल आ रहा है। और मैं उसका, क्योंकि अच्छा इंसान हूँ, मैं मना नहीं कर पाया, मैं उसका ठीक कर रहा हूँ। और उस पूरे टाइम में मेरे को यही लग रहा है कि यार मैं, जैसे मेरी माशूका गुजर रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको, है ना। लेकिन अच्छा इंसान होने के नाते मैंने ठीक भी किया और बीच बीच में मुंबई को देखा भी। फिर मैं पहुंचा जुहू, वहाँ पे तो ये कहानियाँ हैं। मैंने पहली बार जैसे वहाँ पे समंदर देखा था जुहू। मरीन ड्राइव में भी आप गए थे और आपने हाँ कुछ, हाँ, मरीन ड्राइव भी गया। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि फिर 2017 में आया था। फिर उस समय बहुत इमोशनल तौर पे पापा ने मेरे को कॉल करके मेरे को बुला लिया था। अच्छा। और मैं नहीं अपने पापा को इस हालत में देख सकता था। उनको लग रहा था कि उनका बेटा गया। और मैंने कहा कि हो सकता है मैं तैयार नहीं हूँ अभी मुंबई आने के लिए, मैं अगली बार और तैयार होके आऊँगा। उस तैयारी का मतलब ये है। तो उस टाइम तक हम्म, जो आप करना चाहते थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आप किसी भी तरीके से अंदर घुसना चाहते थे। हाँ 2017 तक ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। मैं अपने चैनल बनाता था, 2-3 चैनल बना चुका था, 3-4 शॉर्ट फिल्म्स, कॉमेडी वीडियोस कॉलेज में, ये सब कर चुका था मैं। लेकिन मेरे पास एक पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था जो किसी आम इंसान के पास नहीं मिलेगा, किसी आम लड़के के पास। क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही मैं आज ओवरऑल फिल्म मेकिंग अकेले कर सकता हूँ। सब कुछ मैंने सीखा था और उसमें एक्टिंग भी करता था। तो मैं गया 2017 में, मैं नौकरी करता रहा। मैंने एक किसी के लिए ऐसे 7,000 रुपये लेके ऐड बनाए, 7,000 रुपये खर्च ही हो गए उसमें। फिर एक दिन मैंने जाना बंद कर दिया कंपनी। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये लोग नहीं समझ पाते, पापा नहीं समझेंगे, फैमिली नहीं समझेंगे। लेकिन मैं 1-2 दिन और जाता तो मैं मर जाता। इस बुरी स्थिति में था मैं कि मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी, मेरे को इतनी एंजाइटी, मतलब मैं वहाँ पे बिलोंग नहीं करता था। तो मैंने अगले दिन से जाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कहीं रिकमेंड किया और कोई ट्रिविया शो बन रहा था, ऐप्स पे आ रहा था उस समय, और वो गुड़गांव में ही बन रहा था कि एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करना, उस पर रोज़ 6 बजे ट्रिविया ऐप होगा, आप एंकर भी रहना। मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, उतनी ही सैलरी मिलने लगी थी वहाँ पे। 3 महीने दिन रात मैंने वहाँ पे एंकरिंग की। मज़ा आया बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि मैं रोज़ नहीं ऐसे काम कर सकता था। फिर वो कंपनी बंद हो गई, फिर मैं बेरोज़गार हो गया, पापा मम्मी से बात नहीं हो रही। भाई सपोर्ट कर रहा है, भाई नहीं मेरे को सपोर्ट किया है हमेशा। अगर मेरा भाई नहीं होता ना, मैं अगर बड़ा भाई होता अपनी फैमिली का, तो पता नहीं मैं कैसे क्या करता। वो तो मेरे ऊपर एक छत थी कि मेरा एक बड़ा भाई था, जो माँ बाप के सपने पूरे करने थे उसने कर दिए थे। उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? पता नहीं क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि कभी पूछा है आपने? मेरे ख्याल से वो बड़ा ग्रे कैरेक्टर था मेरे लिए, कि उसके अंदर एक बड़े भाई और फादरली भी इंस्टिंक्ट्स थे कि इसको, वो जब मैं पढ़ता था तो मेरे को मंथली एक्सपेंसेस वही देता था कॉलेज का, है ना। और उसको मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ती थी कि इतना खर्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और ये पढ़ रहा हूँ। तो कई बार बोलता था कि कभी डेट वेट पे जाना हो तो बताना, मैं पैसे दूंगा। तो जो चीज़ें उसने नहीं जी, वो मेरे थ्रू जीना चाहता था। तो शायद वो सपोर्ट करना चाहता था, साथ ही साथ वो चाहता था कि मैं बर्बाद ना हो जाऊं। तो उसको लगता था कि ये बर्बाद हो जाएगा फिल्म मेकिंग और इधर उधर जाएगा। अगर मैंने कोई कविता लिख दी या किसी फिल्म की तारीफ कर दी फेसबुक पे, तो अगले दिन मेरे को उससे सुनना पड़ता था, जग्गा जासूस देख के आए हो तुम? हाँ हाँ भैया। तो मैंने लिख दिया कि आई लव द कलर ग्रेडिंग ऑफ जग्गा जासूस। अच्छा, ये कर रहे हो तुम? कलर ग्रेडिंग पसंद आ रही है जग्गा जासूस की? अच्छा, सॉरी। तो ये वाली स्थिति थी कि मैं अपने आप को
मतलब फैमिली से छुपा के व्यक्त करना चाहता था। तो मैं कविता लिखता था, कहानियाँ लिखता था, लेकिन मेरी फैमिली को छुपा के करना पड़ता था। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती थी कि हर बार फ़ोन करके, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। हॉस्टल में था मैं, और कविता कहानी मत लिखना, है ना, ये सब मत करना। तो ठीक है, नहीं लिखूँगा। तो हर बार मैंने 3-4 साल यही सुना है कि सब अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो बताना, और कविता कहानी मत लिखना। तो और वो आपका पैशन था? मेरा पैशन था, मैं कविताएं लिखना चाहता था, मैं गुलजार का फ़ैन था, मैं कहानियाँ लिखता था, मैं एंकरिंग करता था, मैं पोइट्री रिसाइट करता था, मैं डिबेटिंग करता था, मैं एक्टिंग करता था, मैं प्ले डायरेक्ट करता था, मैं शॉर्ट फिल्में बनाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने सब कुछ किया। और फिर भी इंजीनियरिंग पास पास किया। और कभी दोस्तों को रियलाइज़ नहीं हुआ, उनको लगा कि कहाँ से चीटिंग करता है, मुझे पता नहीं। बोला कि अभी तक तो हमने सब पढ़ा है, ये नहीं पढ़ रहा है। एग्ज़ाम है, 3 बजे सुबह उठ के मैं पढ़ूंगा और जाऊंगा, और मैं पास हो जाता था और अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। तो ब्रिलियंट मैन। एक ट्रिक पता थी शायद एग्जाम्स की, क्या ट्रिक होती है। वो तो अभी आपको दूसरी भी ट्रिक्स मालूम है। सो इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था। हाँ। लेकिन आपने वो मेंशन किया है तो आई वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। आप इतना खुल के बोल रहे हो तो मुझे भी, मैं भी नहीं, आपका मैं तो सुनना चाहता हूँ। मैं भी करूँ, लेकिन ये आपके बारे में है। हाँ। तो आपने एंग्जाइटी वर्ड यूज़ किया। हाँ। मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। लेकिन हमेशा आसान नहीं होता है। पहले तो आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक्स खेलता है कि ये आप लायक हो उनके साथ एक रूम में बैठने के लिए। हाँ। छोड़िए उनके साथ एक्टिंग और आंखों में आंख डालकर डायलॉग, और एक टाइमलाइन जब होता है कि नहीं, यही 1 घंटे में वो चीज़ें होनी है जी, तो एंजाइटी ज़्यादा ट्रिगर होती है जी, कि और कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो एक फिल्म थी जिसका नाम था सलामे इश्क, जो मैं था उसमें। हाँ। और उसमें सारे दिग्गज थे, सलमान खान, गोविंदा, मतलब सब, अक्षय खन्ना, सब थे। हाँ। और एक वेडिंग सीन था क्लाइमैक्स का, जहाँ पर सब एक साथ थे वहाँ पर, और मुझे जाकर बीच में सबके सामने एक मोनोलॉग बोलना था। फट गई मेरी, और मेरी तो सोच के फट रही है। हम, मतलब आप समझ सकते हो। तो बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि वो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था काम पर पैनिक अटैक। फट गई मेरी, और उस समय पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और दिखा नहीं सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मौका है, करियर की शुरुआत है, और बहुत बड़ा मौका मिला है। और इससे पहले जो भी काम किया है उसकी भावाकारी हो रही है। तो एक प्रेशर भी हो जाता है। एनीवे, द पॉइंट इज दैट, समझ सकता हूँ। हाँ, तो पैनिक अटैक, दवाइयाँ लेकर वो शॉट किया मैंने। और अब रिग्रेट है, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर वुड हैव बीन बेटर। मैं जानता हूँ वही एक तरीका था। आप आइडेंटिफाई करते हो इससे? मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई करता हूँ। वक्त था तो मैं बता रहा था कि मैं नहीं गया वापस, और मैं लड़ता रहा, है ना। और मैं राइटर बन गया। टीवीएफ में एक निकली थी बहाली, जिसमें मैंने बहुत इंटरव्यू दिया और सारी चीज़ें की। उसके बारे में तो बहुत बात करनी है। हाँ, तो मैं ये कर रहा था, और मैं धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, मेरी वीडियोस वायरल हो रही थी। और मेरे साथ कुंदन शशिराज रहते थे, वो मेरे एक तरीके से, उन्होंने मेरे को पहली इंटर्नशिप दी थी नोएडा में। वो भी मुंबई में कुछ करने आ रहे थे, तो मेरे ही फ्लैट में उन्होंने भी पार्टनरशिप पे रह रहे थे। तो वो देखते थे कि मैं कैसे धीरे धीरे कुछ अचीव कर रहा हूँ उनकी नज़र में, और मेरे को फेम मिल रहा है। अभी मैं कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे, पति पत्नी और वो का ईमानदार इंटरव्यू करके आया हूँ, देखा मैंने। और मैं घर आता हूँ तो मैं फ़ोन पे, पापा मुझे डांट रहे हैं कि तुम कभी घर मत आना, तुम अगर घर आओगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अच्छा, ऐसे। तो वो एक अलग पैरेलल लाइफ जी रहा था मैं, कि मैं कुछ कर रहा था और मेरी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ थी जो मैं कर रहा था उनकी नज़र, कि ऐसी कॉमेडी, भद्दापन, गाली गलौज, अल्फा पांडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको लगता था कि मैं नज़र नहीं मिला पाऊंगा। वो तो घर से निकलना उन्होंने ऐसा बंद कर दिया था कि कोई पूछ लेगा कि इन्हीं का बेटा है ना, वो जो इंटरनेट पर गाली वाली, जो इन्हीं का बेटा तो है। तो पापा, ऐसा होता नहीं था, लेकिन पापा की नज़र में ऐसा होता था कि शायद उसने मेरा नाम खराब कर दिया है। तो वो जो करना चाहते थे, वो जो उनको सही लगता था वो करते थे अपनी समझ में।
लेकिन मेरे पे क्या बीतता था कि मेरी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं है, पैसे की भी स्थिति कोई अच्छी तो है नहीं, नौकरी कर रहा हूँ लेकिन एक फेम मिल रहा है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, अभी चांस है, बस मैं थोड़ा सा और मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। लेकिन फैमिली हर बार तोड़ देती थी मेरे को। तो कुंदन तो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होगा कि बहुत, एक जो बाहर की दुनिया है वो आपको वैलिडेट कर रही है, हाँ बहुत वाहवाकारी दे रही है क्योंकि वो शुरू हो गया, हाँ और आपके जो फादर हैं मदर हैं वो लेट्स से वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनकी नहीं गलती भी नहीं है। नहीं, उनकी कभी मैं गलती नहीं बोलता। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। बहुत था। और उस समय कुंदन शशराज मेरे उन्होंने बोला था कि यार मैं तुमसे बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। मैं क्यों? कि तुम देख रहे हो, तुम एक फिल्म की कहानी में कितने सही सीन पे हो तुम अभी, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तुम्हारी लाइफ में और तुम किस हिसाब से ग्रो कर रहे हो। मतलब काश मेरे भी माँ बाप मुझे सपोर्ट ना करते। हाँ, तो उनके अंदर का फिल्मी राइटर बोला हो ये बात। करेक्ट। लेकिन मेरे को वो बिल्कुल फैसिनेटिंग नहीं लग रहा था। मेरे लिए वो इमोशनल ट्रॉमा था कि एक सपने में रोज उठना नींद में कि पापा मेरे पीछे हैं, मेरे को पकड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, और मैं पापा से बच के भाग रहा हूँ और नींद खुल जाती थी। ये एक्चुअली सपने ये रोज होता था। अच्छा। अधिकतर टाइम मेरा एक ही सपना होता था कि पापा से बच के मैं भाग रहा हूँ और पापा मेरे को पीछा कर रहे हैं और मेरे को बचना है, और मेरी नींद खुल जाती थी। और उस समय जो हार्ट बीट होती थी और सारी चीज़ें होती थी वो अलग अलग था। और वो पता नहीं कैसे वो सारी चीज़ें, एक दिन मैं नरेट कर रहा था एक स्क्रिप्ट टीवीएफ में और मेरे से नरेट नहीं की गई। मैंने पानी पिया, मैंने, अभिषेक भी था वहाँ पे शायद, मैंने कहा कि अभिषेक तुम पढ़ दोगे क्या? और दूसरों को लगा कि किसी ने आके कहा कि सतीश मैं समझ रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तुम्हारे अंदर। लोगों को लगा कि कॉन्फिडेंस का इशू है। कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है। वो बात है कि मैं उस बंद कमरे में इतना, मेरे को उस समय गला सूख रहा था, धड़कन बढ़ रही थी, बेचैनी हो रही थी, पैनिक अटैक सा हो रहा था। और वो तब होता है जब सब कोई सुन रहे हैं और तुम रुक नहीं सकते हो। यू नो व्हाट गाइस, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जैसे कि अभी हो रही हैं, और एक क्रेविंग आ जाती है कुछ टेस्टी, कुछ डिलिशियस, कुछ फन खाने का, आई ऑलवेज चूज एन ऑप्शन दैट गोज वेरी वेल विथ माई टी और विथ माई कॉफी। That's why I choose Americano coconut cookies. Delicious, fun, crunchy. And now, back to our conversation. Here goes. When you can't afford to stop और टेक ए सेकेंड चांस और सेकेंड टेक, तब वो ज़्यादा ट्रिगर करता है। फिर मैंने कहा, फिर मेरा एक और नरेशन था, इस बार रोनी स्क्रू वाला को, और उनका अपग्रेड का कुछ चल रहा था, उसमें मैंने लिखा था, मैंने कहा कि मैं दूंगा नरेशन। और आधे टाइम में ना मैंने दवाई खा ली। कौन सी दवाई? जो कि मेरी साइकेट्रिस्ट ने लिखा था। तो ये किस चीज़ के लिए दवाई? ये एंजाइटी के लिए था। जब भी आप, उन्होंने बोला था जब भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और ऐसा कोई मौका है जब आपको लग रहा है कि पैनिक अटैक आ सकता है, तो आप ये खा सकते हो, आप अच्छा फील करोगे। मैंने वो खाया और मेरा गला सूख रहा था, मैंने पानी पिया, मैंने किया। लेकिन मुझे लगा कि ये शायद एक तरीका हो सकता है, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। कट्टू मैं ईमानदार शर्मा का ईमानदार इंटरव्यू करने वाला था, वो अभी मैं नॉन लीनियर सुना रहा हूँ कि कैसे ये दवाई आया मेरे साथ। फिर मेरे को लगा कि अभी एंजाइटी होने वाली है मेरे को, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पति पत्नी सीधे कपिल शर्मा शो से ये सारे स्टार उठ के यहाँ पे आए हैं, इनको लग रहा है कि ईमानदार शर्मा कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ईमानदार शर्मा आज तक यूट्यूब पे नहीं आया था, सिर्फ सोशल मीडिया पे आता था। टीवीएफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो टीवीएफ ने भी नहीं बोला था कि ये शो बनाओ, वो तो हमने खुद ही इंटरनली 4-5 लोगों ने ना टीवीएफ का नाम लेके उनको बुला लिया था और शूट कर लिया था खुद के पैसे डाल के। 2000 लाइट्स के मैंने भी दिए थे उसमें, समझ रहे हो। टीवीएफ को नहीं पता था, वो तो बाद में हमने प्रेजेंट किया कि सर ये हमने हॉरिजॉन्टल शूट कर लिया है, अब ये क्या यूट्यूब पे जा सकता है ये? हाँ, अच्छा। तो अनंत सिंह भाटू थे, उन्होंने कहा, उन पूरा देखा और अंदर गए वो बाथरूम में, फिर आए, बोले कि जा सकता है लेकिन तुम्हें एक ईमानदार शर्मा का इंट्रो शूट करना पड़ेगा कि ईमानदार शर्मा क्या है, यूट्यूब को नहीं पता। तो वो गया और बहुत हिट हुआ और बहुत मेरे को टीवीएफ में वैलिडेशन मिली, सारे स्टार्स ने जाना, लोगों ने जाना।
तो वहाँ पे पहली बार मैंने दवाई खाई थी ईमानदार इंटरव्यू में। पहले वाले इंटरव्यू? हाँ, पिल लेके मैंने किया था। तो लेकिन जाने जाने में उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मैंने दवाइयाँ वो फिर कभी नहीं खाई। और थैंक गॉड मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं खुद के दम पे सुधर गया सुधर गया, अपनी हालत सुधार ली। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग आजकल थेरेपी और इसके नाम पे सीधे दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। उनको इतना नहीं होने की ज़रूरत, उनको अपनी चीज़ें सुधारनी है, जहाँ से चीज़ें दिक्कत हो रही है वो सुधारना है। बिल्कुल। और मैं उनके साथ हार्मोनल चेंजेस देख पा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों में और बहुत सारे लोगों में। थैंक गॉड मैं उतना अंदर तक नहीं गया। ऑल्सो क्योंकि फादर अलग चीज़ होते हैं यार, इंस्टिंक्ट्स उनके अलग होते हैं। हम उन्हें गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, विलन बना के रखते हैं अपनी पूरी जवानी। लेकिन जैसे ही हम इस काबिल होते हैं कि हमें हमें हमारे अंदर जब फादरली इंस्टिंक्ट आते हैं, तो हमें लगता है यार हमारा बाप कितना सही था। तो वो वाला है। आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरे और मेरे फादर के बीच ऐसे रिलेशनशिप होंगे। तो मैं बता रहा था कि कैसे मेरे सपने आते थे वैसे। एक दिन मैंने सपना देखा कि मैं और मेरे पापा साथ में बैठे हैं बरामदे में और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और मेरे पापा ने मेरे हाथ पे हाथ रखा हुआ है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये बहुत 2 साल पहले हुआ। जिस दिन ये हुआ उसके बाद से मेरे को सपने आने बंद आ गए। मतलब एक सपना ऐसा आया जिसके बाद से मुझे वो बुरे सपने आने बंद हो गए। अमेजिंग, सच्ची में, मतलब अमेजिंग दैट एक क्लोजर मिल गया था। वो एक क्लोजर मिल गया। और मैंने भी अपने पापा से बहुत दोस्ती की, मतलब लिमिट्स तोड़े, बाउंड्रीज तोड़ी जो हमारे बीच थी। जो एक स्ट्रिक्ट फादर और एक स्ट्रिक्ट मतलब वो रिलेशनशिप में था। हाँ। तो वो मेरा बड़ा भाई कभी नहीं तोड़ पाया, वो मेरा छोटा भाई कभी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मैं एक बागी ख्याल का था कि मैं ऑलरेडी भाग चुका हूँ, नहीं करूँगा, ये नहीं होगा। आप फैमिली के ब्लैक शीप थे। हाँ, तो शायद अच्छा किया कि मैंने तोड़ के दिखाया कि देखो बाप और बेटे का ये रिलेशन भी तो हो सकता है। थैंक यू यार। हाँ, फर्स्टली आप शेयर कर रहे हो, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो रुक जाओ। हाँ, मतलब मैं कभी किसी के साथ शेयर तो नहीं किया ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि कब तक ना शेयर करें। नहीं, लेकिन हेल्प बहुत हो रहा है। हाँ, जब लोग इसे देखेंगे तो मेरे तौर से तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेंटल इलनेस को एक पागलपन की तौर से, टैबू के तौर से देखते हैं और उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर दवाई ले लो, लेकिन हमेशा इसे एड्रेस कीजिए। एड्रेस करना ज़रूरी है। किसी के साथ बात कीजिए। अगर आप अंदर अंदर घुटोगे तो आप पैनिक अटैक में मरते रहोगे। और मैं कहता हूँ कि मेंटल इलनेस आपको डिप्रेशन वाला नहीं है, लेकिन एंजाइटी और पैनिक अटैक तो नॉर्मल है। ये तो आमतौर पे बच्चों को होते हैं। क्लास में भी जब आप कुछ टीचर खड़ा करता है कि आप पढ़ो, हो जाता है स्टेज पे आके, तो भी पैर कांपते हैं। एग्जाम के वक्त आजकल बच्चों पर कितना प्रेशर आ गया है। कितना प्रेशर हो गया। बिल्कुल। सो थैंक्स, आई मीन दिस वाज अमेजिंग। ये इतना कुछ होने के कॉन्ट्रडिक्शन जो मेरे दिमाग में अभी बैठ रहा नहीं है। हाँ, कि मैंने तो हमेशा वो देखा है ना, वो स्ट्रेट फेस्ड कॉमिक, सार्कास्टिक, पोकर फेस कॉमेडी, फेस, वो जो आपकी है। और ये कहाँ से, मतलब जो कमल है वो कीचड़ से निकला है, वाई काइंड ऑफ अ थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कीचड़ से आप, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन जो है, कॉन्ट्रडिक्शन कि आप क्या किस चीज से गुजर रहे थे और अपने क्या, तो कॉमेडी कहाँ कहाँ से आती है। कॉमेडी है ना। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। अब मेरे ख्याल से अगर आप नहीं चौंके तो इसका मतलब आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहोगे, कि मैं ऐसे ऐसे समय पे कॉमेडी करता हूँ। इतने डार्क बहुत रिस्पेक्ट हो गया इस बात से। एक बहुत ही सॉरी, मैं आपको एक्चुअली फ्लो को कट कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं कट कर रहे। नहीं, ये तो बातचीत है कि लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि ये भी एक तरीका है डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने का। हाँ, एक तरीका जो है, जो 99% होता ही है, कि आप उसमें सबमिट कर दो। हाय, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो मर गया। जब जितनी ज़्यादा फटी है ना, उतनी ज़्यादा मैंने खुद पे जोक्स लिए, है ना। बहुत मुश्किल। और बहुत डार्क मोमेंट्स पे बहुत डार्क तरीके से जोक्स लिए। और मैं और अभिषेक, आप बोल रहे हैं अभिषेक, बहुत लोग जानते भी होंगे अभिषेक को, मेरा सुपर। हम ऐसे ही हैं।
हमारी दोस्ती सिर्फ ह्यूमर के दम पे। और मैंने ये रियलाइज़ किया लेटली, आज 1 साल पहले अंदर, कि मैंने जितनी सारी दोस्तियाँ भी रखी हैं सिर्फ ह्यूमर के दम पे रखी हैं। कि मतलब मैंने उन लोगों को साइड कर दिया जिनका ह्यूमर नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा बुरा मानते रहेंगे, है ना। और मैं वो रिलेशन, मैं पहली बार कहीं जाता हूँ, बैठता हूँ, मैं देखता हूँ 2-3 जोक्स मार के कि कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, और मैं देखता नहीं हूँ, वो हो रहा है अपने आप, मैं रुक ही नहीं सकता हूँ। चाहे मैं नेटफ्लिक्स की मीटिंग में हूँ, मैं मारता ही मारता हूँ जोक्स, और वो डार्क होते हैं, कुछ होते हैं। मैं देखता हूँ लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो अच्छा रिएक्ट कर रहा है वो मेरा दोस्त है, जो नहीं रिएक्ट कर रहा है उसको एक और मौका दूंगा। बाय द वे मैं आप सबको बता दूं कि ऑफ कैमरा ये हुआ है। हाँ। और मैं अभी आइडेंटिफाई इतना कर रहा हूँ क्योंकि बाहर किया ना हाँ, आपने। नहीं आपने भी किया है। ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है शायद दोस्ती बन जाए। दोस्ती आई एम होपिंग अभी आप मानो या ना मानो देखेंगे। लेकिन कॉमेडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये उनका एक और आर्टिस्ट इन जनरल ये उनका एक तकिया कलाम है। इवन इरफान के बारे में, मैं इरफान को इतना मानता हूँ। उनके बारे में तिग्मांशु धूलिया किसी ने कहा कि इरफान बुरे से बुरे समय में सिर्फ कॉमेडी करता था। वो सिर्फ, और मैंने ये नहीं सोचा कि इरफान कॉमेडी करते होंगे इतना, कि इरफान को हम हमेशा इंटेंस रोल में देखा। अगर इंटरव्यूज भी देख रहे हैं तो उसमें बहुत ही संजीदगी से कुछ बोल रहे हैं। तो वो ऑफ लाइन हमने उनको नहीं देखा, तो ऑफलाइन ये पाकर कि वो भी ऐसे ही नॉन सीरियस बंदे थे, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। एक नहीं, मैं थोड़ा सा खो गया हूँ आप में, क्योंकि जब आपने इरफान जी का नाम लिया, आपसे कभी किसी ने कहा है कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं? अब मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आना शुरू हुआ था। बहुत कई जाने माने एक्टर्स और लोगों ने कहना शुरू किया था, लेड बैक जो एटीट्यूड है बोलने का। नहीं, मैं इंटेंसिटी के तौर से आपको देख रहा हूँ, और पोकर फेस से जो आप बोल रहे हो। तो जब इरफान भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का भी, मुझे नहीं था। लेकिन अब जो आप बोल रहे हो कि उनका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था, तो मैं आपसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बारे में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यूनिक लगती है कि आप पोकर फेस में कि बंदे को लगता है कि यार ये बेचारा है, ये मानता है इस बात। चाहे वो भूत की बात कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर बन रहे हैं, चाहे वो जो बिहारी सिंगर। ये भाभी से ऑब्सेशन क्या है भाई? भौजी से ऑब्सेशन क्या कहें। मैं ऐसे जगहों पे पला बढ़ा कि मैंने वो पूरा ऑब्जर्व किया था। तो वो होता क्योंकि बिहार में देवर और भौजी का एक सोसाइटी द्वारा ठप्पा मारा हुआ लाइसेंस है कि यू कैन फ्लर्ट। अच्छा। हाँ, कि भाभी को भी आके देवर से फ्लर्ट करना पड़ता है, कि वो देवर से नॉर्मल नहीं बात कर सकती, वो फ्लर्ट के साथ ही बात करेगी और सबके सामने। अच्छा। कि वो फ्लर्टिंग का ही रिश्ता है। अगर वो निभा रही हैं और छेड़ रही हैं देवर को, तो मतलब अच्छी भाभी हैं वो, और काम से काम रख रही हैं, उनको इज्जत दे रही हैं, उनको भाई की नजर से देख रही हैं, तो फिर मतलब रिश्ता अच्छा नहीं है। तो मतलब पहली बार जो हिंदी फिल्म्स हैं वो भी इंस्पायर हुए थे, दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ, हो सकता है। और वो भी तो वो तो फिल्म नदिया के पार से ही कुछ बनी थी ना, वहाँ पे ऐसी चीजें होती थी। अमेजिंग यार। बट द ह्यूमर कम्स आउट। अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, जब लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपने कहा था ना, इट्स डिफिकल्ट यार कि am I worth all of this? ये होता है आमतौर पे। अभी गया था मैं एक स्क्रीनिंग पे, बहुत लोग आके मिल रहे थे, और हर बार स्क्रीनिंग पे जाने से पहले ऐसा लगता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, कौन ही ध्यान देगा मेरे पे। और जब मैं जाता हूँ और जो लाइमलाइट मेरे को मिलती है, जितने लोग मिलने आते हैं, जिस नज़र से मैं देखा जाता हूँ, बहुत एडमिरेशन की नज़र से, बहुत अच्छे जिनको मैं जानता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। क्योंकि मैं आमतौर पे अपने दोस्तों में, अपने घर में, और ऐसे कभी इंडस्ट्री में नहीं घुसता, वो स्क्रीनिंग्स पे ही होता है। तो हर स्क्रीनिंग के बाद जब देखता हूँ चीज़ें, लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो उस समय डर लगता है कि क्या नहीं, मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं देख रही होगी। ऑफ कोर्स इसके बाद नेचुरली जो कॉन्वर्सेशन जारी है वो नेपोटिज्म के बारे में जा रही है, क्योंकि मुझे आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर लेना है इस बात पर। लेकिन उससे पहले बहुत मुश्किल होता है, उनके बारे में एक परसेप्शन बन गया है, और ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं करते हैं ना, बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देते ही नहीं है।
मेरे ख्याल से अनन्या पांडे को इस तरीके से देखो कि वो एक नॉर्मल घर में पली बड़ी लड़की है जिसने वो देखा, जिसने जो देखा उससे ज्यादा पाया और किया, और उसकी कोई गलती नहीं है अगर वो बिल्कुल। किसी घर में पैदा हुई। और जितना ज्यादा ट्रॉल होता है ना किसी एक पे, क्यों हो गई इतनी नफरत? मेरे ख्याल से नफरत ऐसा है कि उनसे नहीं, जनरली, हाँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी दे। हाँ आई मीन लोगों, ज्यादा बहुत आसान होता है लोगों को इंस्टिगेट करना किसी के खिलाफ। ये क्यों मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ और मेरे लिए तो अच्छा लगेगा कि अगर कोई इनसाइडर्स पर अटैक कर रहा है मेरे को मौका मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ये बात, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान है, वो इतनी अच्छी इंसान हो, आप उससे एक बार बात करो, आप समझ जाओगे कि आप किससे क्या कर रहे हो। ये जो ट्रॉल्स है ना, वो मेरे पे भी आते हैं, आप पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। मैं उन्हें बोलता हूँ, मेरे को 5 पैसे के कमेंट्स है वो। मैं बोलता हूँ कि आप 300 रुपये का डेटा भरवाते हो, आप रोज हो सकता है 10 रुपये का डेटा खर्च करते हो, उस 10 रुपये में वो जो कमेंट आया है वो 1 पैसे का भी नहीं है जितना उसने यूज़ किया है। कभी जाके वो पॉर्न देख रहा होगा, कभी जाके उसने कोई फिल्म देखी होगी, कुछ कहीं कमेंट किया होगा, 3 घंटे चैटिंग की होगी, तो उसमें जो जीबी खर्च हुआ, डेटा खर्चा हुआ, वो 5 केबी भी नहीं है, 5 पैसा भी नहीं है। उस चीज़ को मैं इतना कैसे अफेक्ट कर रहा हूँ? आई लव योर थिंकिंग यार। मतलब उस 2 पैसे के कमेंट के लिए मैं, अब पैसे पे हमेशा बात करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि लगती है, क्योंकि पैसा रिसोर्सेज की बात है, टाइम की बात है कि किसका, अगर 1 करोड़ है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो कमाने में, लोगों का ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। 5 पैसे 2 पैसे में तो सोचा उसने, मारा, फेंका, अरे इसको भी बेइज्जत करता हूँ, इसको भी बेइज्जत करता हूँ, क्या है वो, अटेंशन देगा, लाइक देगा, मेरे को अच्छा लगा, अरे उसने मेरा रिप्लाई किया यार। अपना पैसा खर्च करके हाँ, वो सोच रहे हैं कि वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि 2 पैसे की चीज़ के लिए मैं अपना इतना कीमती टाइम नहीं दे सकता। बट ये बात नेचुरली यहाँ पर अनन्या पांडे के बारे में क्यों पहुंच गई, क्योंकि मैं आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। आप आउटसाइडर हैं, एंड आपसे ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल आउटसाइडर तो कोई हो ही नहीं सकता। बिहार के छोटे से गांव से आए हैं, लैंटर्न के नीचे पड़े हैं, स्ट्रगल जो आपने कहा था, मैंने एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, बहुत ही खुल के बोला था, विच इट रेजोनेटेड विथ मी, कि क्या बताऊं, कोई नया स्ट्रगल तो है नहीं, स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है। अब मैं कितना बताऊं कि मैंने लैंटर्न, मैंने एक्चुअली किया था, आपने एक्चुअली लैंटर्न के नीचे पढ़ाई की थी, फिर भी आपने टॉपिंग की, अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था उसे, लेकिन आप हैं, आप नेपोटिज्म के बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं। सो आपके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ, ज़्यादातर तो आपने कह ही दिया, मैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेपोटिज्म? हाँ, नेपोटिज्म हर्ट्स, मतलब मेरे को बहुत हर्ट करता है, अभी तो हर्ट कर रहा है। जब मैं इनसाइडर हो जाऊंगा, मुझे हाँ, जब मैं इनसाइडर हो जाऊंगा तो मैं इनसाइडर नज़रिए से देखूंगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ यार, उनको मत आने दो यार, हम कर तो रहे हैं, इस फिल्म में मेरे को ले ले, उस फिल्म में इसमें मेरे बेटे को ले ले। हो सकता है मैं ये चेंज करूं और मैं ये दिन ना देखूं, है ना, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जितनी जगह पे मैं क्वालिफाई करता हूँ, ऑडिशन दे के, डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, मैं अपने दम पे करता हूँ, मैं अपनी एक्टिंग के दम पे करता हूँ, मेरे पास और क्या है। लेकिन वहाँ पे जब कोई चुना जाता है, कोई इनसाइडर चुना जाता है, और वो फिल्म बिजनेस ऐसा है कि हमने इनसाइडर्स को इतनी तवज्जो दे दी है कि अभी कोई किसी का लड़का या लड़की अभी आया भी नहीं है तो हम, अरे ये उसकी बेटी है ना, उसका बेटा है ना। यहाँ पे वर्शिप है, हीरो वर्शिप का एक ट्रेंड है। हॉलीवुड में तो नहीं है कि लैरी डेविड की बेटी क्या करती है, लैरी डेविड की बेटी तो नौकरी करती है, उसको कौन जानता है। हॉलीवुड में तो हर बार आपको नया शुरू करना पड़ता है, यहाँ पे तो इट्स जस्ट लाइक बिजनेस। आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका बेटा भी और बेटी भी उसका भुक्तभोगी होगा। ये गलत बात है। गलत तो है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये इकोनॉमी ड्रिवन है। बिल्कुल, जो चीज़ इकोनॉमी ड्राइव कर रही है वो गलत नहीं हो सकती, है ना। ये मर्चेंडाइज वेरी कूल, ये सब आपका हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट और हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टॉप 5 कमेंट्स को मौका मिलेगा टू गेट ऑल द कूल मर्चेंडाइज एब्सोल्युटली फ्री। That's right. All you have to do is comment and let us know fast. So do like, subscribe and hit the bell icon and watch the Vishal Hour. मैं इतना भी समझता हूँ कि
किसी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 50 लाख है तो बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी पिछले महीने तो 10 लाख था, अचानक से इस एरिया में 50 लाख क्यों हो गया। अगर हुआ है तो उसमें पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट है, हर तरीके से उसमें सारी इकोनॉमी के रूल्स लगे हैं। तो उसी तरीके से अगर कुछ हो रहा है जिसको हम बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये इकोनॉमी ड्रिवन है, इकोनॉमी है। बिल्कुल सही बात है, और एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, उस पर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो इकोनॉमी हो सकता है कल हम किसी तरीके से चेंज करेंगे। अभी OTT आ रहा है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ये चेंज हो जाएगा। यूट्यूब भी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ने सबकी लाइफ बदली है। सतीश, आप ऑडिशन करते हो अभी? हाँ हाँ। आपका मेन पर्पस क्या है? आपको इस वक्त क्या करना है? अब ये मैं नहीं बता सकता मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत अलग अलग नज़रिए से देखा। मेरा हीरो कभी ऐसा हीरो नहीं होता था जो सिर्फ एक चीज़ करता था। मेरा हमेशा मैं उन लोगों से अट्रैक्ट होता था, जैसे लियोनार्डो डा विंची। दा विंची। मैंने यही इसलिए अट्रैक्ट हुआ था उनसे क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मतलब उनके पास बहुत सारे प्रतिभाओं थे, उनके धनी थे। और मेरे को भी कभी एक प्रतिभा पे भरोसा नहीं रहा, या फिर एक प्रतिभा में मेरा मन नहीं लगता था। मैं हाइपर एक्टिव था। बिल्कुल। मैं राइटिंग करता था, मैं डायरेक्ट करना चाहता था, मैं एक्टिंग करना चाहता था, मैं एंकरिंग करता था, मैं पोइट्री करता था, है ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी को अपने 10 साल से दबा के रखा। अच्छा। मैं आज भी स्टैंड अप कॉमिक कोई भी फेमस होता है सबसे पहले उसको म्यूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जलता हूँ कि यार मेरे को कब स्टार्ट करूँगा यार, मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ। लेकिन मैं मुंबई आके मैंने सोचा कि मैं एक ही नाव पे सवार होऊंगा, बहुत सारे नावों पे सवार नहीं होऊंगा। तो मैंने राइटिंग करनी शुरू की, फिर वहाँ से एक्टिंग हुआ। मैं डायरेक्शन को रोक दिया, स्टैंड अप कॉमेडी तो मैं ट्राई ही नहीं किया यहाँ पे आने के बाद। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे लाइफ का एक अगला फेज़ है जहाँ या तो मैं यहाँ पे बॉलीवुड में एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ और एक अगली फिल्म करने जा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस। उसके बारे में बताइए इफ यू वांट टू। NFDC की फिल्म है, छोटे बजट की फिल्म है। करके आए हैं, अब देखते हैं कैसा होता है। क्या बात करें। हाँ, कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, रियली बहुत बड़ी बात है। तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए अभी इफ यू वांट टू। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट है NFDC का थोड़ा सा। हाँ, है ना। बाकी एक अगली फिल्म भी कर रहा हूँ। और क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। और आपने तो मुझे मालूम है कि आपने ये सोच लिया था कि फिल्म्स आप सिर्फ फिल्म्स करने के लिए नहीं करेंगे, वो छोटे मोटे कैरेक्टर्स जो है वो अब नहीं करने वाले। हाँ, और ये भी नहीं है कि आप हीरो ही करना चाहते हैं। ये पंचायत 2 के बाद मैंने डिसाइड किया। पिछले 2 सालों में मैंने 6-7 ऐसे बड़े मौके छोड़े हैं और उसको मैं ना करके पछताया ही हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप बड़े फिल्म में आप देख रहे हो, उसके लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, वो फिल्मों के अखबार आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। आपको पता था ये हो सकता है? अच्छा, वो रोल था जो पोस्टर पे था, तो ना क्यों? मुझे मालूम है कि वो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना तो मेरे को पता रहता है कि इसमें कितना दम है, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 5 काम करूँ तो 5 यादगार काम रहे। इसलिए जितने भी मैंने काम किए वो मासेस तक गए हैं। तो मैं आर्ट्सी काम करना भी नहीं चाहता, और करना चाहता हूँ तो उसको मासेस तक ले जाना मेरा काम रहेगा। अच्छा। तो मैं प्रिटेंशियस काम नहीं करना चाहता, या फिर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम नहीं करना चाहता। ये इतना मिल गया, ये बना रहे हैं, करते हैं, नहीं, फिर तो मैं अपना खुद ही कर रहा हूँ ना। हाँ, वो तो है ही। मैं खुद ही इससे ज़्यादा रीच। और ये अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थे यार। हाँ, मतलब आपने खुद अपॉर्चुनिटी बनाई, ये आपसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपने खुद भी बनाए, हाँ, ये 10-15 साल पहले नहीं थे। तो उस टाइम लोगों को बहुत ऐसा कुछ करना पड़ा। हाँ, जो बहुत लोगों को करना पड़ा ऐसा। किन लोगों को है? नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। लॉन्डे लफाटे। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन, क्योंकि मजा आया करते करते, और अभी मजा आ रहा है। लेकिन ऐसा जरूर एक टाइम आपको भी लगा होगा कि क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, मेरे को शायद ये दूसरा करना है। मुझे अभी लग रहा है। हाँ। और ये नथिंग टू डू विद इट, साउंड्स फनी, लेकिन एक सेल्फ डाउट है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा अलग हूँ उस बात में कि मुझे ज़रूरत पड़ती है वैलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल सक्सेस। एक है वो, राइट? और शायद ट्यूनिंग ही ऐसी हो गई है, क्योंकि जो
30 साल पहले जो मैंने काम शुरू किया था उस टाइम माहौल बहुत अलग था, या जो भी रीजन था। आप मेरे से अलग नहीं, हम सभी एक ही तरीके के हैं। हाँ, सब अलग अलग दौरे में है जिंदगी। हाँ, और मैं मतलब इतना खुशनसीब हूँ। हाँ, मैं इतना फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हूँ, और बस कहने के लिए आई एम सो हैप्पी। किस चीज़ की मैं कंप्लेन करूँ? मैं तो बिल्कुल आपको इतना एडमायर कर रहा हूँ कि आपने जिस चीज़ को हाथ लगाया, आपने किस सेक्टर के अंदर इतना दम रहता है कि एक कंपनी खोले और नए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करे और उसमें अच्छा करियर बनाए। नहीं कर सकते लोग, वो सिर्फ बहुत दिमाग वाले लोग। मैं शाहरुख खान की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बंदा एंटरप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर है, वो उसने जो बादशाहत हासिल की है वो इसने इसलिए हासिल की, वो सब बनना चाहता था बादशाह। वो समझ रहे हो, उसको चाहिए था वहीं पे बंगला राजाओं जैसा, औकात नहीं थी फिर भी खरीदी, है ना। उन्होंने KKR टीम खरीदी, उन्होंने रेड चिली एंटरटेनमेंट, उन्होंने अपनी फिल्मों में VFX नहीं हो रहा लेकिन बॉलीवुड तक VFX कर रहे हैं। देखा, वो बंदा प्योर बिजनेस माइंड, आज उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसके पास पैसा ही तो पावर है। बिल्कुल। एंड यू हैव दैट सेम ट्रेट इन यू ना। तो यही तो करना है है हम लोग कि आप, हाँ मतलब तो आप कुछ एक ठेला वाला मैं भी लगाने को सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक ढांचे पर में आपको बहुत कोशिश करेंगे लोग डालने के लिए, आप तो जानते ही हो, लेकिन फिट नहीं होते आप, विच इज ग्रेट, क्योंकि आप एक जगह ठहर नहीं सकते। वही है ना कि मैं तो अपने ये आइडेंटिफिकेशन मुझे थोड़ी सी बहुत हो रही है आपके साथ, यू नो, इन दैट सेंस। हाँ, कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि अभी 30 का हुआ हूँ मैं, और मैंने अभी तक सोचा था कि मैं बॉलीवुड में छाया होऊंगा, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत लेट आया यहाँ पे और मेरा एक स्ट्रगल है, मेरे को यहाँ तक बैठने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा, तो ऑफ कोर्स वो टाइमलाइन थोड़ा सा 2-3 साल ऊपर जाएगा। आई थिंक आप you're being very strict on yourself, या and आई थिंक अब थोड़ा सा वक्त आ गया है तो थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स तो करेंगे आराम से। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी हैवी हो गई। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, बहुत सच्ची मजेदार। में। हाँ, कोई मजेदार। स्क्रिप्ट मतलब मुझे तो, मैं पता नहीं क्या क्या लिखा था मैंने, ये आप देख लो, कुछ मतलब कुछ में। ओ, आपने इतना होमवर्क किया मेरे लिए यार। हाँ, मैंने किया, लेकिन मतलब सच्ची में आई डोंट इवन, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है यार। सो यार थैंक, मतलब आई डोंट नो ये हो रहा है कि नहीं, बट जैसे कि बहुत ओपननेस हो रहा है यार। चलो कुछ अलग करते हैं, है ना। क्रिकेट खेलते हैं आप? बिल्कुल खेलते हैं। हाँ, तो चलो खेले। क्रिकेट कहाँ खेले? यहाँ पे हाँ, PS4 पे। हाँ खेले। मेरे को आता नहीं है ये मुझे भी खेल। नहीं आता। चलो ट्राई कर सकते हैं। चलो, गुड लक। या थैंक्स। ओके, इंग्लैंड मैं हूँ, पता नहीं क्यों पहली बार मैं PS5 पे कुछ खेल रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बैटिंग कर रहा हूँ। नहीं, आप बॉलिंग कर रहा हूँ। हाँ। बॉलिंग कर रहा हूँ। चलिए, गुड लक। थैंक यू। फर्स्ट बॉल में मैं आपको बोल्ड करने वाला हूँ। चौका खाने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं। पहले यार बॉल तो कर दो। डर गए ना? नहीं नहीं, इतना भी नहीं। बहुत बढ़िया बॉल। अरे भाग भाग भाग। अरे भाग, नो। अरे क्यों भाग रहा है? 2 विकेट होता है क्या? नहीं 2 बार आउट होता है ना? 2 आउट हो गए। 2 आउट है, दोनों आउट हो गए। देखो ऐसा ही होता है क्या? रूल्स क्या है कि एक बार आउट हो गया तो दूसरा नहीं आउट हो सकता है वैसे तो। व्हाट अ थ्रो यार। अरे एक तो आउट हो गया। अरे मैंने रन लेने के लिए ना, चलो कोई नहीं। चलिए आप सुनिए। हाँ, आ गए। रेडी सर? एक बॉल पे 2 विकेट कैसे गिर गए? नहीं, एक ही गिरा है। ओह यार, ये 4 हो गया क्या? अरे भाग। एक रन ले लिया मैंने। चलो, नो बॉल था? नहीं। अच्छा, 4 रन है वो, 1 विकेट है। वो शॉट कैच। यार पहले खेला है ना? नहीं खेला, मैं कसम से नहीं खेला। नहीं, क्रिकेट गेम मतलब टैलेंट यहाँ पर भी आता है गेम में? नहीं, इतना तो सब हर किसी को पता रहता है ना भाई। वो शॉट यार ये अच्छा गेम हो रहा है हम दोनों के बीच। बिल्कुल।
Okay, 6 for 1. हाँ 3 balls only. ओनली 3 बॉल्स, एक नो बॉल था उसमें, आपने कुछ गड़बड़। Okay, 1 over down. या अच्छा स्पिनर आ गए, चलो। 12 रन्स। I'm very excited to see that film that you're doing. Yeah, the next film is very well written. तो ये वाला कर रहा हूँ, फिर लेटली कुछ करियर के प्लान्स चेंज कर रहा हूँ यार। मैं थोड़ा सा अभी नया एक अपग्रेड करना है करियर को। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है जो मैं अगला कुछ करने वाला हूँ, वो बताऊंगा आपको, पता चलेगा। आउट 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 आउट, अरे कर, अरे अबे बाद में याद आया, वो सोच में चला गया था कि अरे भैया। नहीं, मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बहुत आदत लग जाती है यार। आउट आउट आउट, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। कुछ एल्गोरिदम में दिक्कत आ रही है क्या? ये मैं तो छक्का मारा था। व्हाट अ कैच। MS धोनी आउट हो गया क्या? आउट। हैट्रिक, यू आर ऑन हैट्रिक। I'm on a hat trick. अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं छक्का मार के रहूंगा। आउट है। ओ बच गया यार मैं। हैं? आदिल राशिद से मैं हैट्रिक लेवा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? इंग्लैंड के जीतने पे देखिए कितनी खुशियां मना रहा है ये इंसान, इंडिया को हारने मैं पे। जीत गया, मैं मतलब जीत गया। मतलब ये कोई एक, मुझे तो लग रहा है कि इन पे सवाल उठने चाहिए कि ये इंडिया के हारने पे इतना खुश क्यों है। नहीं, देखिए इंडिया में चुनना चाहता था टीम, लेकिन आपने चुन लिया है और मैं जीत गया। बहुत बढ़िया खेला आपने, बहुत ही बढ़िया खेला आपने। घर पे बुला के हरा दिया मेरे को। हाँ जी, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। हाँ जी, हाँ जी भाई, नकली गेम में तो कोई भी हरा सकता है। आइए मैदान में आइए। आप आइए कभी बुक क्रिकेट में फिर। वो होता था ना, वो एक पेपर वो लगता था और वो ऐसे करना पड़ता था, मैं उसमें। लेकिन ये खेला बहुत अच्छा आपने भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। मैं अमीर होने की अच्छी एक्टिंग की ना, मैं भी पता नहीं acting चलने कर रहा दिया हूँ। ना कि मेरे पास PS5 नहीं है। ये तो होता है ना मैनिफेस्टेशन कि जब Yeah. एक्टिंग करोगे विश्वास करोगे। तो Thank you so यार much. नहीं यार, थैंक यू, बहुत यार। मजा आया। मुझे बोलने दे यार, क्योंकि बहुत मेरा शो है तो मेरे को भी बोलने दे। बहुत रिस्पेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे मालूम है कि आप मुझे भी आगे ले जाएंगे। क्या बात है। भाई बन गए हो यार। और पॉडकास्ट का यही इंटेंशन है कि जिससे मैं बात करूं वो एनीवेज मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं और इनवाइट करता हूं क्योंकि मैं एडमायर करता हूं। एडमिरेशन बढ़ गई है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बुलाने के लिए, आपके ऑडियंस में मुझे दिखाने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, मेरे को नहीं देखते आपके चैनल पे। तो कुछ फैंस मैं बनाना चाहूँगा जो मेरे भी चैनल पे आए और सब्सक्राइब करें। देख रहे हो, लालच कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये मेरी जो ख्वाहिश है वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने सारे फैंस हैं। बट सीरियसली यार, वो सब तो छोड़िए, एक दोस्ती हो गई है। सही में यार, मतलब दोस्ती हो गई। ये इतना तो विश्वास नहीं था, लेकिन एक दोस्ती हो गई। तो थैंक यू कि आपने मुझे मतलब प्यार कर लिया, झूठा ही सही। झूठा ही सही। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने उम्र के दोगुने इंसान से दोस्त बनूंगा। हाँ? अच्छा, मैंने देखा है बाय द वे बहुत सारे इंटरव्यूज में, आप नोटिस कीजिए, आप ये करते हो। हाँ, ऐसे करता हूँ। हाँ, नहीं वो दूसरा, हाँ ये करते हो आप। लोग बोलते हैं ओह ही शॉट मिडिल फिंगर टू देम। दोगुने इंसान के बारे में कुछ आप बात कर रहे थे, जो वैसे लगते हैं इनके बेटे। Lovely meeting you, Satish Ray in the house. God bless, lots of love, and I hope कि we keep hanging out. Done sir. फिर से बुलाइए मेरे को कभी। नहीं, वो वीडियो में मौका दीजिए। Oh yes, yeah. Talk to my manager, right? Okay, okay, bye. All right, bye. ठीक है, but please थोड़ा सा। Vishal coming soon in a video by Satish Ray. Yeah, please watch it. Yeah, swipe up or click on the link. Or swipe down. Entertainment, मस्ती, मजाक and lots of gaming, great conversations. अगर आपको ये सब चाहिए, then what are you waiting for? Subscribe now to the Vishal R and don't forget to hit the bell icon.